गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स 12th का, हाँ सेट नंबर फर्स्ट का है ना, 12th। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें किए थे और कुछ क्वेश्चंस बच रह गया था, है ना। तो जो बचा है आज वही क्वेश्चन का हम लोग डील करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशंस आपके सामने मिले अच्छा से, तो आपको बने रहना मेरे चैनल के साथ अंत तक। बेटा हम लोग बात कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 27 तक। आज हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन सेट नंबर फर्स्ट का बात कर रहे भाई, है ना। तो 27 नंबर क्वेश्चन एक बार अगर रिव्यू करा जाए तो उसमें बताया गया था 27 नंबर क्वेश्चन में द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज फाउंड बाई, आपको पता था लेंज लॉ के थ्रू। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन है ना 5 में 5 रेटिंग वाला क्वेश्चन से बोला गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी कंपेयर देयर रेडियस ऑफ पाथ व्हेन नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। भाई आपसे पूछा गया है ना, कि एक प्रोटॉन है भाई, एक आपके सामने प्रोटॉन है, एक है आपके सामने न्यूट्रॉन है और एक आपके सामने क्या है भैया, अल्फा पार्टिकल है। ये तीनों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, है ना। अल्फा, न्यूट्रॉन और क्या, प्रोटॉन। आपसे दे दिया गया हिंट में कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो तीनों के लिए क्या है भाई, सेम है और सेम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा गया है। मतलब तीनों के लिए बी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। अब अपन बात करते हैं रेडियस कंपेयर करना है, तो भाई आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2m। ये आपके सामने फॉर्मूला है। तो एक एक करते क्यों ना करते हम रेडियस निकाल लेते हैं तीनों के लिए, है ना। तो अगर रेडियस निकालेंगे, अच्छा तीनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी तीनों के लिए सेम हो गया तो भाई हम लोग लिख सकते हैं ये प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का अगर हम लोग बात करें तो इस प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2m, है ना। रेशियो निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन के लिए भी सेम, Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2m। और अगेन हम बात करें अल्फा के लिए तो इसके लिए भी अपन लिख सकते हैं क्या, Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 2m। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, मास और चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बी भी तीनों के लिए कॉमन है तो इस बी को भी हम हटा देते हैं क्या, ये बी को भी हटा दिए। 2 कॉमन था, 2 को भी हम हटा दिए, लेकिन अगर मन करेगा m को हटाने तो हटा दे नहीं, m को नहीं हटा सकते क्योंकि मास अगर हम प्रोटॉन का बात करेंगे, अच्छा ये R1 मान लो, ये R2 मान लो और ये क्या मान ले बेटा, R3 मान लेते हैं। प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना, 1 हो गया इनटू R1 का स्क्वायर बटा मास प्रोटॉन के लिए 1 ले लिए। रेशियो निकालेंगे बेटा, चार्ज न्यूट्रॉन का कितना होता है, चार्ज बेटा एक ही होता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन जो है उसका मास 2 होता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, है ना। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 2 टाइम्स ऑफ किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। तो यहाँ पे 2 है ना। और अगर हम लोग बात करें Q, भाई अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2 होता है, आपको पता होना चाहिए, 2 गुने R3, है ना। और इसका 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो गया 4, है ना। अब अपन R1 R2 R3 का अगर निकालेंगे रेशियो तो देखा जाए क्या बचेगा, है ना। आपके इसके लिए अगर R1 निकाला जाए तो क्या आएगा, R1 बराबर R1 का स्क्वायर बराबर 1, मतलब R1 बराबर 1 आ गया। इसके लिए अगर R2 निकाला जाए, R2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2, अगर R2 निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। और अगर इसके लिए निकाला जाए 2, है ना, तो आपके सामने अगेन आ जाएगा क्या, है ना, R3 का स्क्वायर बराबर 2। एक सेकंड रुकोगे, अच्छा Q स्क्वायर था तो 2 बेटा 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, मतलब R3 बराबर 1। तो आप रेशियो निकाल सकते हैं 1:√2:1, मतलब ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बात करते हैं 29 क्वेश्चन का, बात करते हैं करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ लॉन्ग वायर विच इज सेमी सर्कुलर लूप ऑफ द रेडियस इतना सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द सेंटर ऑफ द लूप। भाई आप याद करो कि अगर पूरा कॉइल का जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे सेंटर पर, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने था म्यू नॉट I/2R।
ये फॉर्मूला कब का था? जब सेंटर पे निकालते थे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सर्कुलर कॉइल का, तो पूरा का इसका सेमी सर्कुलर का निकालना था, इसका हाफ कर देंगे भैया, खत्म बात है ना। म्यू नॉट का वैल्यू तेरे को पता है, आई करंट दे ही रखा, आर दे ही रखा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर वो कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा, है ना। इसका आंसर जो भी है मैग्नेटिक फील्ड बराबर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। कैलकुलेट करो। पूरे सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा 2r। अपन को पूरा सर्कुलर का सेंटर पे नहीं चाहिए था, सेमी सर्कुलर है मतलब हाफ है, और उसका सेंटर पे चाहिए तो उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, खत्म बात है ना। ये हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। बात करें 30 नंबर क्वेश्चन का, तो 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो इन अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर एज साउंड इन इतना। एक फिगर दे दिया है, कुछ ऐसा दे दिया है ना, आप देखोगे इसे, है ना, आप थोड़ा गौर से देखोगे इस डायग्राम को, कुछ ऐसा फिगर दे दिया है ना। कितना एम्पियर करंट है भाई? 2 एम्पियर करंट है। ये 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे कितना है? 2 ओम है, यहाँ 3 ओम है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, करंट इधर से रिलीज हो गया, है ना। बेटा इस पॉइंट को हमने क्या माना है? क्वेश्चन में डी दे दिया है इस पॉइंट को, और आपसे पूछा गया है VA माइनस VB क्या होगा। आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया VA माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पॉइंट ए और पॉइंट बी का क्या होगा। तो चलो करते एक एक करके बना लेते हैं, है ना। इसको हिंट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप मेरे को डायग्राम से बताओ भाई, देख करके डायग्राम देख करके ऐसा लग रहा है कि ये और ये सीरीज में है ना, तो 2 और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये दोनों का निकाला जाए। जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा। आपके सामने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, और नीचे का भी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना, ऐसे। भाई ये 3 और 2 कितना रेसिस्टेंस इक्वल आ जाएगा? तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 ओम हो गया ऊपर में, और नीचे भी 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 ओम हो गया। इससे ये पता चल रहा है, अच्छा करंट कितना एम्पियर जा रहा है भाई? 2 एम्पियर जा रहा है। इससे ये पता चल गया अपन को कि जो भी करंट 2 एम्पियर आ रहा है, सिंस रेसिस्टेंस आर सेम, सो ये करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों वायर में, कंफर्म है। मतलब यहाँ पे 1 एम्पियर करंट जाएगा, और यहाँ भी अब कितना एम्पियर करंट जाएगा? 1 एम्पियर। रीजन कैसे पता चल रहा है? यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी क्या है? 5 ओम है। तो पता चल गया भाई कि यहाँ भी ऊपर वाले में भी 1 एम्पियर करंट और नीचे वाले में भी 1 एम्पियर करंट जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं, VD माइनस VA, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि इस वायर में पहले ये पता कर लो कि पोटेंशियल कितना होगा, तो V बराबर IR होता भाई, तो V बराबर IR, I कितना करंट? 1 करंट, है ना, और कितना रेसिस्टेंस है? 2। मतलब पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस जो है VD माइनस VA इज इक्वल टू 2 × 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। सिमिलरली यहाँ पे भी इस वायर के लिए निकाल सकते हैं क्या? VD माइनस VB इज इक्वल टू, इसमें करंट कितना जा रहा है भाई? 1 एम्पियर जा रहा है, कितना रेसिस्टेंस है? 3 × 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3, है ना। दोनों कुछ ऐसा रिश्ता आ गया। अब यहाँ से अगर हम इसको, है ना, कुछ आपके सामने ऐसा हालात करे तो ये डी कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या? VB माइनस VA इज इक्वल टू -1 बचेगा। अपन को VB माइनस VA नहीं चाहिए, अपन को VA माइनस VB चाहिए। तो अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? +1, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, +1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ रहा आपके सामने। 31 नंबर क्वेश्चन, वाई द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। ये आपको पता होना चाहिए, नल मेथड पे। हाँ चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा गौर से देखा जाए, है ना। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन बोला गया 3 इक्वल कैपेसिटर each have capacitance C are connected as shown in figure, then what is the equivalent conductance capacitance between A and B। कुछ आपके सामने डायग्राम कुछ ऐसे दे दिया बेटा, है ना। ये आपके सामने कुछ ऐसा डायग्राम दे दिया है, और ये है आपका B और ये है आपका A, और कुछ ऐसा निकाला है और कुछ ऐसा फिर किया है। ये है आपके सामने, है ना। और A और B के बीच में पूछा गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, है ना। कुछ नहीं करो बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब तेरे को समझ नहीं आए कि पैरेलल में है
या सीरीज में, हालांकि ये टॉपिक जैक के थ्रू रिलीज कर दिया है, डिलीट कर दिया था, है ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन डाल दिया। चलो देखते बनाते फिर भी, है ना। मान के चल जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर दे, है ना, तो आप क्या करोगे कि जब समझ में नहीं आया आपको तो क्या करना है कि जहां जहां वायर कनेक्ट किया है उस सेम अगर वायर रहा तो नेमिंग करना स्टार्ट कर दो। तो भाई यहां से मान के चल ये ए हो गया, यहां से फिर वायर ले गया तो ये बी हो गया, फिर ये सेम वाला वायर था तो ये ए हो गया और यहां से क्या हो गया, बी सी हो गया, है ना। मतलब समझ में आ गया कि अब हर एक वायर ए और बी के बीच में एक पैरेलल कैपेसिटर नजर आ गया, कैपेसिटर, है ना। फिर बी और सी, मतलब ये रहा ए एंड ये रहा आपका बी, है ना। फिर बी और सी के बीच में भी एक कैपेसिटेंस को जोड़ा गया है और सी और बी के बीच में भी जोड़ा गया है ना, कुछ ऐसा, है ना। ए बी बी सी, है ना, और क्या है, सी बी। ये रहा आपका, माफ करना यहाँ पे माफ करोगे ए और बी, माफ करना ए और बी, है ना, ऐसा कुछ रहा। फिर से बता देते ये क्वेश्चन है ना, ये आपके सामने बी रहा, ये आपके सामने ए रहा, है ना। तो आप बनाओ इसे, ए बी के बीच में है, फिर ए बी के बीच में है ना, फिर ए बी के बीच में है ना। नहीं, है ना। तो आसानी से इसको कर सकते, ए और बी के बीच में है भाई, ए बी के बीच में है, निकाल लो पहला ये किसका काम तमाम। फिर बी और ए के बीच में है, अगेन बी और ए के बीच में है ना। फिर ए और बी के बीच में है ना, ऐसे कुछ कर दो, ये हो गया। तीनों कैपेसिटर, है ना, पैरेलल कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे सीरीज जो है वो सीरीज पैरेलल के जैसा बिहेव करता है, पैरेलल सीरीज के जैसा बिहेव करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैरेलल में भले है लेकिन यहाँ पे ये किसके जैसा बिहेव करता है, सीरीज के जैसा। मतलब सी बाई कितना हो जाएगा, है ना, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3c के बराबर हो जाएगा, और आपके सामने ये आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बोला ऑन द बेसिस ऑफ CaCl3 स्ट्रक्चर अरेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना। देखते हैं क्या बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आपके सामने स्ट्रक्चर दिया है, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय 8 CS प्लस आयन ऑन द Cl माइनस इज, है ना। कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका 0 आंसर हो जाएगा, है ना। नेट अगर फोर्स निकाला जाए तो हर एक पे क्या होगा, है ना। आप अगर इधर गौर से देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसा है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है, Cl माइनस है, सब जगह Cgm प्लस है, यहाँ पे भी Cgm प्लस है, Cgm प्लस है, Cs प्लस है ना। यहाँ पे भी Cs प्लस है, Cs प्लस है, Cs प्लस है, Cs प्लस है। आपको सेंटर पे पूछा गया है ना। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख के डरना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सबको ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा भैया, तेरे को पता है चार्ज पार्टिकल है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे क्या कि कौन डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अगर हम हर एक अलग अलग डायरेक्शन का बात करें तो एक बार मिला लेते हैं, ये दोनों का बात कर रहा है भाई, ये प्लस है, ये प्लस है, ये जो है इसको धक्का इधर, ये वाला प्लस जो है अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला प्लस अपने तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, इसके ऊपर ये दोनों की वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन बोला गया है कि ये दोनों की वजह से, है ना, ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर ये दोनों की वजह से 0। अगेन हालात यहाँ और यहाँ सेम रहा, ये अपने तरफ खींचेगा, ये अपने तरफ खींचेगा, है ना। अच्छा, सबके लिए डिस्टेंस तो बराबर है भैया, है ना। तो यहाँ पे भी 0। सेम सिमिलरली अगर सब अपने तरफ इलेक्ट्रो, है ना, फोर्स लगा रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, तो इसके ऊपर नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। 34 नंबर का बात करें तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री, है ना, आपको ये पता होना चाहिए। और 35 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो व्हेन अ मैग्नेट इज रिमूव्ड
विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स ए क्लोज। मान के चलिए आपके सामने क्लोज कॉइल है और एक मैग्नेट को ले जा रहा है नॉर्थ पोल। अब आपको भी पता है कि अगर मैग्नेट को अगर है ना क्लोज लाएंगे या दूर करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आएगा तो ऑब्वियसली है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग होएगा तो आपको भी पता है क्या पैदा होगा, फ्लक्स चेंज होगा। और ये फ्लक्स अगर चेंज हो रहा तो आपको पता है कौन सा करंट पैदा होगा, इंड्यूस करंट, मतलब इस कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। अब लेंज लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से लाना है कि आने को आने नहीं देना और जाने को जाने नहीं देना, मतलब अपने ही काउज का रिपल्स अपोज करता है। तो अगर ये नॉर्थ पोल आ रहा है तो अगर ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, क्योंकि ये नॉर्थ नॉल ये आ रहा है, लेंज लॉ बोलता आएगा तो आने नहीं देंगे, जाएगा तो जाने नहीं देंगे। तो ये आ रहा था वो तभी ये नहीं आएगा जब ये कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा, है ना। तो ये रहा आपका सेट ए का कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, है ना। तो आप इसे अच्छे से कर लो, समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 2 नेक्स्ट दिन में। तब तक अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद।